गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक और टॉपिक भी डिस्कस किया था हमने, डेंसिटी को आज फिर डिस्कस करेंगे। डेंसिटी, ये दोनों ही क्या कॉन्सेप्ट है, किस पॉइंट के ऊपर ये बेस होते हैं। सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ते हैं। वो क्या होता है? अगर एक मेटल है, मान लो मैग्नीज है, मैग्नीज के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा? मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। कोई भी मेटल आप एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं? इनके बीच में होगी मेटालिक बॉन्डिंग। ये मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कैसे हमें पढ़ना है। ये मैग्नीज के साथ जो बॉन्ड बनाता है, मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? मेटल नॉन मेटल के साथ, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की है, नॉन मेटल की गेन करने की, जर्नली आयनिक बॉन्ड। और नॉन मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। अगर नॉन मेटल दोनों को ज़रूरत है तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बनाएगा? एक देना चाहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो आयनिक बॉन्ड। और मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड। जो मेटालिक बॉन्ड होता है ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सारे बॉन्ड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखो, मेटालिक बॉन्डिंग की इसने, तो ये मैग्नीज को अगर मान लो मेरे को बॉयल करना हो या मेल्ट करना हो, ये एक से ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। कई सारे मेटालिक बॉन्ड भी आपस में बना सकते हैं। और जब ये मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं तो उसके बाद उसको मेल्ट करना है या बॉयल करना है, तो कैसे मेल्ट होगा, कैसे बॉयल होगा? अगर ये बॉन्ड टूट के ये नीचे आ जाए, मैग्नीज भी यहाँ आ जाए, ये मैग्नीज यहाँ आ जाए, दोनों अलग अलग हो जाएं, तो ये मेल्ट हो जाता है। ये मेल्ट हो गया, ये दोनों तोड़ दिए जाएं। अगर ये ऊपर चले जाएं, इनको इतनी एनर्जी दी जाए कि ये अलग चला जाए और ये अलग चला जाए, तो ये बॉयल हो जाता है। यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ये डिफरेंस है कि पहले उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद उसको वो अलग जाएगा, वो मेल्ट या बॉयल होगा। लेकिन मॉलिक्यूल के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ये वाटर है, तो इनके अंदर जो बॉन्ड है, वाटर के अंदर H और H के साथ जो बॉन्ड है, इसके अंदर जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से इस बॉन्ड का, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो हमें उतनी एनर्जी हमें देनी है ताकि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, और वाटर दोनों अलग होके ऊपर चले जाएं। इतनी एनर्जी दे दें कि वो वेपर फॉर्म में चले जाएं, एयर के अंदर मिक्स हो जाएं, वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर हो जाए और उसके अंदर मिक्स हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से हमारा क्या मीनिंग है वो मैंने बताया। अभी मॉलिक्यूल के केस में बताया और मेटालिक बॉन्ड के केस में बताया। एक बार मैं फिर बताता हूँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई मॉलिक्यूल है, मान लो मैं कहता हूँ कि एक HCl है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है। अभी मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में ये HCl है और ये HCl है,
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में काम करती है। इसी को हमें ब्रेक करना है एनर्जी देके। मैं इसको एनर्जी दे दूं, बाहर से थर्मल एनर्जी दे दूं और इसको ब्रेक कर दूं। ब्रेक करके अगर इतनी एनर्जी दूं कि नीचे रह जाए तो लिक्विड है, मेल्ट हो जाए, मेल्ट करना है। और अगर इसको ये ऊपर चला जाए, इतनी एनर्जी दे दूँ कि ये ऊपर चला जाए, इसको हमने एनर्जी दी और उस एनर्जी को लेके दो मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स है, ये फोर्स हमें खत्म, इस बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, H और Cl के बीच में ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक मॉलिक्यूल के बीच में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो इस टाइप के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है दो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कितना है। हमें इतनी एनर्जी देनी है कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो और उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, ताकि वो मिक्स हो जाएं। वो उसको दबाएं ना, जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज हैं वो उसको दबाएंगी भी। जब वो ये ऊपर जाएगा तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज हैं वो इसको के ऊपर प्रेशर लगाएंगी। जैसे एक भीड़ है, उस भीड़ में कुछ बच्चे दौड़ने लग रहे हैं, अगर एक को ऐसे धकेल के उसके अंदर भीड़ के अंदर मिक्स करें तो वो उनके अंदर उससे टकरा के उससे नीचे पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि पहले उसको उस भीड़ के बराबर भागना पड़ेगा। जब उसकी स्पीड उसके बराबर हो जाएगी तो मिक्स होगा। तो यही बात है, जब ये इसके ऊपर जाएगा तो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इनका अलग प्रेशर है और इसका कम है। तो जब एनर्जी इतनी हो जाएगी कि इसके बराबर हो जाएगा तो ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज है, अगर मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो जो मेटल के बीच में जितने मेटालिक बॉन्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी अभी हम पढ़ेंगे। कौन ज़्यादा डेंस होगा, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अब हम आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, भाई ज़्यादा होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बताएं तो कैसा होता है? ज़्यादा होता है, हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब क्यों होता है हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? अगर उस सीरीज में चलेंगे तो कैसे चेंज होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली बात हमने बताई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है काफ़ी। अब देखो, अगर मैं 3D सीरीज में चलूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये एटॉमिक नंबर है। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लें, स्कैंडियम में 4s2 सब में होगा 3d1, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आया है वो d में आया है। s को मैंने पहले भर दिया है और d में वो इलेक्ट्रॉन आया है। तो d में अगर कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो वो कौन सा किस टाइप का एलिमेंट होगा? d ब्लॉक होगा। अगर वो d इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, जिस d में वो इलेक्ट्रॉन आया है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट भी होगा। तो ये d ब्लॉक तो है ही क्योंकि d में आया है, और इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। दूसरा, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4s2 और 3d2, ऐसे इसमें क्या आएगा? 3d3, ये 3d4, जिसको 3d5 हो जाता है s में एक आके, ये भी 3d5, ये 3d6, ये 3d7, ये 3d8, ये 3d9 जो 10 हो जाता है s में एक आके, ये भी 3d10।
अगर हम इस टाइप से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, अब हम देखें कि इनके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये आपस में भाई एक स्कैंडियम है, अगर मैं स्कैंडियम की बात करूँगा, ये स्कैंडियम है, इसके अंदर सारे स्कैंडियम होंगे, स्कैंडियम के एटम होंगे, स्कैंडियम का एलिमेंट है, ये स्कैंडियम का एलिमेंट है, तो अंदर सारे स्कैंडियम के एटम होंगे, ये स्कैंडियम के एटम है ये सारे। तो ये आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ये आपस में बनाएंगे मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड कितने बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक एक मेटालिक बॉन्ड ये आपस में बना लेंगे। और अगर इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो टाइटेनियम में कितने बनेंगे। टाइटेनियम की अगर मैं बात करूँ तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मेटालिक बॉन्ड दो बना लेंगे। तो इस टाइप से इनके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होगी। अभी हमने बताया कि लास्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये सारे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, डी इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग रहे हैं। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीन अनपेड है, इसके अंदर पांच अनपेड है, इसमें भी पांच है। तो इस ऐसे ऐसे हम अनपेड इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूँ मैं, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर कितने हैं, एक ही है, इसके अंदर दो हैं, इसके अंदर तीन है, इसके अंदर पाँच है, इसके अंदर भी पाँच है, और इसके अंदर छः है, छः आगे तो चार अनपेड है, इसके अंदर तीन अनपेड है, इसमें दो अनपेड है, इसमें एक ही अनपेड रह जाएगा। तो अगर हम बताएं अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें डी में 5 है और एक और अनपेड हो जाएगा, 6 हो जाएंगे इसमें, एक एस का भी अनपेड हो जाएगा तो 6 हो जाएंगे इसमें। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलने लग रहे हैं कि पहले 1 अनपेड है तो एक मेटालिक बॉन्ड, फिर 2 मेटालिक बॉन्ड, फिर 3 मेटालिक बॉन्ड, फिर 6 मेटालिक बॉन्ड, फिर 5 मेटालिक बॉन्ड, इस टाइप से हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड बढ़ते हैं मिडल तक। उसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो मेटालिक बॉन्ड भी कम हो जाएंगे। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मेटालिक बॉन्ड 1 है, मेटालिक बॉन्ड 2 है और मेटालिक बॉन्ड 3 है, अगर इसको देखो इसके अंदर 3 मेटालिक बॉन्ड हैं, तो पहली बात तो ये 3 मेटालिक बॉन्ड हैं तो ये इनसे इससे ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होगा तो नज़दीक भी आएंगे, और इससे ये स्ट्रॉन्ग है और नज़दीक आएंगे। तो एक तो इनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें लेफ़्ट टू राइट, नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है मिडल तक। तो जैसे जैसे मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो एक एटम दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आएगा, तो एक तो वो डेंस ज़्यादा होगा, दूसरा अगर उसकी बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, देखो मैंने क्या बताया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और ये उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये एलिमेंट था, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, इसके उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके हिसाब से मेटालिक बॉन्डिंग होगी। तो लेफ़्ट टू राइट चले, मिडल तक चले तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसको मेल्ट करने में और बॉयल करने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की 3D सीरीज, जैसे ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, ये एलिमेंट है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, भाई इस साइड में एनर्जी लगा दूँ, नीचे ट्रांजिशन मैटर लगा दूँ, ये तो एनर्जी है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए एनर्जी है, और ये है एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम बताने लग रहे हैं। तो पहले क्या किया मैंने, ये स्कैंडियम आएगा यहाँ, टाइटेनियम का ज़्यादा होगा, वेनेडियम का और ज़्यादा होगा। पहले 3D सीरीज़ का ही बता रहा हूँ, बस मैं 3D सीरीज़ का बता रहा हूँ। और उसके बाद क्रोमियम का सबसे ज़्यादा होगा, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में। इसके बाद होना तो ये चाहिए कि मैग्नीज का भी यहाँ से होना चाहिए, लेकिन मैग्नीज का नीचे आ जाएगा, देखो ये बढ़ा है ऐसे,
यहाँ पे कौन था, यहाँ पे स्कैंडियम था, यहाँ पे कौन है, टाइटेनियम है, यहाँ पे वेनेडियम है, यहाँ पे क्रोमियम है। 3D सीरीज की हम बात कर रहे हैं। इसका कम था क्योंकि एक ही मेटालिक बॉन्ड बना रहा है, इसमें 2 मेटालिक बॉन्ड, इसमें 3 मेटालिक बॉन्ड, इसमें 4 मेटालिक बॉन्ड। ऐसे डेंसिटी भी है, डेंसिटी के बारे में भी बताएंगे। और इसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज में कम्प्लीटली हाफ फिल्ड डी सब सेल होता है। उसको बनाने तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होना तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन एबनॉर्मली थोड़ा कम हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये आ जाता है मैग्नीज। इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये कम्प्लीटली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होती हैं और कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, दे गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होती है और कम्प्लीटली फिल्ड होती है, दे गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। मीनिंग क्या है कि इसका न्यूक्लियस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन को। बाहर की बॉन्डिंग के लिए उसकी जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, वो बाहर जो बॉन्ड बनाएगा वो टेंडेंसी कम कर देता है, क्योंकि कम्प्लीटली हाफ फिल होने की वजह से उसका न्यूक्लियस कुछ स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। और उसी स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि दे गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और उनकी बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए ये इसकी जो एबनॉर्मली कम हो जाता है। बाकी वैसे ही है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा, इसके बाद ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाएंगे। मैग्नीज के बाद आयरन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो इसका कम होगा। उसके बाद फिर इस कोबाल्ट का कम हो जाएगा, फिर ऐसे ही निकिल का कम हो जाएगा। तो ऐसे इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से उसका ग्राफ आ जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे आयरन आ जाएगा, फिर कोबाल्ट आएगा, यहाँ पे CO कोबाल्ट, फिर यहाँ पे निकिल आ जाएगा, यहाँ पे निकिल आ जाएगा, फिर यहाँ पे कॉपर आ जाएगा, ये कॉपर आ जाएगा। और बहुत ही कम जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जिंक का होता है, क्योंकि उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सॉफ्ट भी होता है और वो लिक्विड भी होता है। जिंक का जो होता है मरकरी होता है वो लिक्विड भी होता है, इसी कैटेगरी में आएगा मरकरी। तो जिंक का सॉफ्ट मेटल है और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट कम है। ठीक है, तो ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। अगर डेंसिटी के बारे में बताएं तो ये डेंसिटी कम नहीं होगी, डेंसिटी तो अभी डेंसिटी के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। अभी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता लग गया। ये 3D सीरीज की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने बताया। अभी हम बात करते हैं 3D से 4D सीरीज पे जाते हैं और 4D से 5D सीरीज पे जाते हैं, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। 3D से 4D सीरीज पे जाएंगे, मास भी बढ़ता है उनका, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो 3D सीरीज से 4D सीरीज पे जाएं और 4D सीरीज से 5D सीरीज पे जाएं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। मास बढ़ता है उनका, मास बढ़ने के कारण से बढ़ जाता है, डेंसिटी भी बढ़ जाती है उनकी, मास पर वॉल्यूम। तो ऐसे अब देखो कैसे हमने बताया। अब बात करें 3D से 4D, 4D से 5D, अगर उनका भी मैं ग्राफ बना दूं, 3D सीरीज से 4D सीरीज पे ऐसे ग्राफ बना दूं। अभी मैंने 3D सीरीज का ग्राफ ऐसे बनाया था, ये थोड़ा सा कम होगा, ऐसे बनाया था 3D सीरीज का ग्राफ। ये 3D सीरीज थी, ये क्रोमियम सबसे ज़्यादा था, मैग्नीज सबसे कम था, यहाँ पे आयरन से फिर शुरू हो जाता था, ऐसे ही चेंज हो जाता था। इसके बाद अगर मैं 4D सीरीज का जो ये एलिमेंट है, इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा उसका भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। उसका भी जो बीच वाला एलिमेंट है उसका थोड़ा कम आ जाएगा, फिर ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही होगा। अगर 4D सीरीज़ का मैं बताऊं तो 4D सीरीज़ में मैग्नीज के बाद यहाँ पे टेक्नीशियम आएगा, टेक्नीशियम इसी ग्रुप में है मैग्नीज और टेक्नीशियम। मैग्नीज और टेक्नीशियम, इसके यहाँ पे मोलिब्डेनम और रुथेनियम आएगा। यहाँ पे मोलिब्डेनम होगा, क्रोमियम मोलिब्डेनम, और यहाँ पे रुथेनियम होगा।
यहाँ पे रुथेनियम होगा। ये 3D से 4D सीरीज पे जाते हैं तो जनरली इसी टाइप का ग्राफ होता है। ये 4D सीरीज का ग्राफ है, ये 4D सीरीज का ग्राफ है। लेकिन 5D सीरीज में कुछ चेंज हो जाता है। 3D सीरीज से चले ऐसे चला, 4D सीरीज में भी ऐसे ही चला, वैसे भी ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा, इसका भी ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा तो है क्योंकि मास बढ़ता है। मास बढ़ने के कारण से भाई उसको ऊपर जाना है, अलग होके ऊपर जाना है, तो इसलिए उसके की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। भाई हमने बताया मेटालिक बॉन्ड बना रखे हैं, ब्रेक करेंगे, ब्रेक होने के बाद वो ऊपर जाएंगे तो मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा और मास ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, तो इसलिए। अब देखो अगर मैं कहूँ कि 5D सीरीज़ का 3D 4D और 5D में थोड़ा सा चेंज है। 5D सीरीज़ का ये 3D का मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है, ये 3D का है। यहाँ पे 4D का मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है, ये 4D का है। ये 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है और ये 5D सीरीज़ है भाई, ये 5D सीरीज़ है ऐसे। इसमें कम नहीं होता है। जो यहाँ पे मैग्नीज था, यहाँ पे टेक्नीशियम था, मैग्नीज था, टेक्नीशियम था और यहाँ पे रेनियम है, रेनियम इसका ज़्यादा ही रहता है। हालांकि ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर वाले का ज़्यादा है, लेकिन रेनियम का कम नहीं होता है। मतलब ये बताया मैंने, यहाँ पे रेनियम है, यहाँ पे रेनियम है, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे मोलिब्डेनम है, यहाँ पे टंगस्टन है। इनका ज़्यादा रहता है, इसका ज़्यादा रहेगा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, और इसीलिए टंगस्टन को बल्ब की फिलामेंट में यूज़ किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होने की वजह से मेल्ट नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, अंदर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है रेजिस्टेंस के कारण से, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता। तो इसीलिए ये रेडियम है। इसमें ये इफेक्ट नहीं काम करता क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस का जो एक तो 5th सेल चला जाता है, न्यूक्लियस का लास्ट सेल के ऊपर अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 3D, और इसलिए वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाता है। ठीक है, तो ये हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बात की थी डेंसिटी की भी। डेंसिटी भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे ही 3D से 4D पे जाएंगे, साइज़ बढ़ता है लेकिन मास ज़्यादा बढ़ जाता है तो डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन 4D से 5D पे जाएंगे तो साइज़ लगभग वही रहता है, मास डबल हो जाता है तो डेंसिटी भी लगभग डबल हो जाती है। ये हमने डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पे भी बताया था। थैंक यू। अगली प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।